हेलो दोस्तों, वेलकम टू मेन पॉइंट स्टडी। सो आज हम पढ़ने वाले हैं पार्ट 4 कक्षा 10 का भूगोल का, जिसका नाम है कृषि। तो चलिए आइए शुरू करते हैं चैप्टर। तो अगर आपका इंग्लिश मीडियम है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा होगा इंग्लिश की वीडियो के साथ, इंग्लिश के नोट्स के साथ, तो वहाँ पर जाकर आप देख सकते हो। एंड डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है प्लेलिस्ट का, किसकी, भूगोल की, अर्थशास्त्र की, सामाजिक विज्ञान की और इतिहास की। तो 9th क्लास में बच्चों को बहुत प्रॉब्लम होती थी, सर ये पार्ट का है, ये पार्ट का है, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट। तो इस बार दिक्कत नहीं होगी। प्लेलिस्ट पे क्लिक करो, प्लेलिस्ट के लिंक पे क्लिक करो, जितने भी चैप्टर अपलोड किए होंगे उन सब का लिंक आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलिए आइए शुरू करते हैं। तो हमारी प्रथा है कि हम चैप्टर के नाम से शुरू करते हैं। तो चैप्टर का नाम है कृषि। कृषि का क्या मतलब होता है? किसी भी चीज़ का उत्पादन करना, अनाज उगाना, खेती करना, इसको कृषि कहते हैं। ठीक है, अब इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं? इस चैप्टर को पढ़ने के बाद है ना, आप एक किसान बनने के लिए तो पूरी तरह एलिजिबल हो जाओगे। ठीक है, क्योंकि हमें ये पता चल जाएगा कि कृषि कितने प्रकार की होती है, कृषि की जो ऋतु होती है उनके बारे में पता चल जाएगा। कुछ जो मेजर फसल होती है, जैसे रबड़ हो गया, शुगर केन हो गया, ऐसी बहुत सारी फसलों के बारे में हम पढ़ेंगे। और साथ ही में हम ये भी जानेंगे कि जो प्रौद्योगिकी आई है उससे कृषि पे क्या असर पड़ा है। ठीक है, यहाँ जो ग्लोबलाइजेशन आया है, जो वैश्वीकरण आया है, उससे कृषि पर क्या असर पड़ा है। ठीक है, तो चलिए आइए शुरू करते हैं। तो कृषि की दृष्टि से भारत एक महत्वपूर्ण देश है। आपको पता ही है कि भारत में ज़्यादातर लोग कृषि करते हैं। भारत की 2/3 जनसंख्या कृषि के कार्यों में सम्मिलित रहती है। हमारी जो 2/3 जो जनसंख्या है, 2/3 जो जनसंख्या है, यानी 50 to 60% या 66% कहो आप। ठीक है, वैसे तो मैं आपको बता दूँ 2/3 नहीं है, 55 to 60% है, बट हम 2/3 लिखते हैं। ठीक है, तो 2/3 जनसंख्या है वो कृषि के कार्यों में सम्मिलित है। साथ में ही जो कृषि है एक प्राथमिक क्रिया, आपको पता ही है कि कृषि जो है एक प्राथमिक क्रिया है। और भारत में कुछ फसलों का उत्पादन निर्यात के लिए भी किया जाता है। और भारत में जो फसलों का उत्पादन होता है ना, उसमें से बहुत सारी फसल ऐसी भी है जो निर्यात की जाती है, दूसरे देशों में भी भेजी जाती है। जैसे कि मैं बोलूँ आपको, दार्जिलिंग की चाय होगी, असम के बागान की जो चाय वगैरह होती है वो दूसरे देशों में भी निर्यात की जाती है। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं कृषि के प्रकार के बारे में। तो कृषि जो होती है वो 3 प्रकार की होती है। एक तो होती है प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि, एक होती है गहन जीविका कृषि, और एक होती है वाणिज्यिक कृषि। थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि का मतलब क्या होता है? देखो, निर्वाह कृषि का मतलब होता है जो खुद के लिए की जाती है, खुद की फैमिली के लिए की जाती है। प्रारंभिक जीविका यानी जो ये क्या की जाती है, छोटे से लैंड पे की जाती है, अपने और अपने परिवार का पेट पालने के लिए की जाती है, पुराने औजारों से किया जाता है। ये इसमें मॉनसून पर निर्भर होते हैं पूरी तरीके से। ठीक है, इसमें कोई भी बढ़िया तरीके सिंचाई की फैसिलिटी, फव्वारों वाला सिस्टम ये नहीं अपनाते। ठीक है, ये मॉनसून पर निर्भर होते हैं और ये अपने क्षेत्र के अंदर ही जितने लोग होते हैं उनकी सहायता से, समुदाय की सहायता से, परिवार की सहायता से खेती बाड़ी करते हैं। ठीक है, इसको झूम खेती भी बोला जाता है। ठीक है, और साथ ही में स्लैश एंड बर्न, अभी हम नीचे देखेंगे स्लैश एंड बर्न को हिंदी में क्या कहते हैं। ठीक है, ज़्यादातर जो आदिवासी लोग होते हैं भारत में, आज भी वो प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि करते हैं। गहन जीविका कृषि की बात करें तो इसमें क्या होता है, ये उस एरिया में करी जाती है जहाँ पर ज़्यादातर पॉपुलेशन रहती है, ज़्यादातर जहाँ पर लोग रहते हैं वहाँ पर ये कृषि की जाती है। इसमें क्या होता है, साल में 2 या 2 से ज़्यादा फसलें बोई जाती है। ठीक है, ज़्यादा उत्पादन के लिए बहुत ज़्यादा जो उर्वरक होते हैं उनका यूज़ किया जाता है। ठीक है, वाणिज्यिक कृषि क्या होती है? सिंपल है, वाणिज्यिक कृषि वो होती है जो बेचने के लिए की जाती है या निर्यात के लिए की जाती है, वो कृषि वाणिज्यिक कृषि होती है। ठीक है, अब बात करते हैं हम प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि की। इस प्रकार की कृषि भारत के कुछ भागों में अभी भी की जाती है। जीविका निर्वाह कृषि भूमि के छोटे से टुकड़े पे कृषि के पुराने तरीके व पुराने तरह के औजारों से की जाती है। ये मैं आपको बता ही चुका था, जैसे लकड़ी के हल हो गए, डाव, ठीक है, खुदाई करने वाली छड़ी भी, उनसे खेती की जाती है। साथ में परिवार तथा समुदाय श्रम की मदद से की जाती है, मतलब समुदाय के लोगों से और परिवार के लोगों द्वारा की जाती है कृषि, माने दूसरे लोगों को हायर नहीं किया जाता। ठीक है, साथ में सिंचाई के लिए मानसून पर निर्भर होते हैं पूरी तरीके से। ठीक है, पानी के लिए पूरी तरीके से मानसून पर निर्भर होते हैं। मृदा की प्राकृतिक उर्वरकता तथा फसल उगाने के लिए अन्य पर्यावरणीय परिस्थितियों पर निर्भर होते हैं। यानी ये कुछ फर्टिलाइज़र जो होते हैं, मैन्योर, खाद वगैरह ये नहीं डालते, ये जो मिट्टी की नेचुरल जो प्राकृतिक उर्वरकता होती है ना, उसी पर निर्भर होते हैं। ठीक है, और इसमें फिर उत्पादन भी कम होता है। ओके, एंड इसको हम कर्तन दहन प्रणाली तथा झूम के नाम से भी जाना जाता है इसको, और भी बहुत अलग अलग नामों से जाना जाता है, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। अब ये कर्तन दहन प्रणाली क्या होता है? देखो, दहन का मतलब होता है जलाना। अब मैं आपको बता देता हूँ ये क्या करते हैं। जो आदिवासी लोग होते हैं जंगल में जाते हैं, एक जंगल का एरिया साफ करते हैं, उसको जलाते हैं, फिर उसकी जो राख होती है उसमें बीज बोते हैं, उस पर 1-2 साल तक खेती करते हैं और फिर उसको छोड़ के दूसरे एरिया में चले जाते हैं ताकि वहाँ पर दोबारा से जंगल उग सके। ठीक है,
ओके, क्लियर हो गया आपको। अब हम बात करेंगे दूसरे प्रकार की कृषि की, और इसे झूम के नाम से भी जानते हैं, याद रखना। ये जो हमारी नॉर्थ ईस्टर्न, जो हमारे उत्तर पूर्वी जो भारत है ना, वहाँ पर, यानी ये जो असम वगैरह वाले राज्य हो गए, वहाँ पर इसको झूम बोला जाता है, झूम खेती बोला जाता है, ठीक है। अब हम बात करेंगे दूसरे प्रकार की कृषि की, जिसका है गहन जीविका कृषि, ठीक है। आइए शुरू करते हैं। तो गहन कृषि उस क्षेत्र में की जाती है जहाँ पर भूमि पर जनसंख्या का दबाव अधिक हो, यानी ज़्यादातर ये उस क्षेत्र में की जाती है जहाँ पर लोग ज़्यादा रहते हो। यह श्रम गहन खेती है, यानी इस तरह की खेती में ज़्यादातर लोग खेती करते हैं, ठीक है। मतलब मशीनों वगैरह से इतनी नहीं करी जाती खेती, यहाँ पर ज़्यादातर लोग खेती करते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ज़्यादातर जनसंख्या रहती है, समझ रहे हो। तो ज़्यादातर लोग ही खेतीबाड़ी का काम कर लेते हैं, मशीनों वगैरह का प्रयोग इसमें ज़्यादा नहीं होता। अधिक उत्पादन के लिए अधिक मात्रा में जैव रासायनिक निवेशों और सिंचाई का प्रयोग किया जाता है। मतलब बढ़िया क्वालिटी के जैव रासायनिक, यानी हमारे जो फर्टिलाइज़र है उनका प्रयोग किया जाता है, और सिंचाई का प्रयोग भी किया जाता है अच्छे से, यानी फवार वगैरह से पानी वगैरह दिया जाता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, साल में एक से ज़्यादा फसल उगाई जाती है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन हो, ठीक है। भूस्वामित्व में विरासत के अधिकार के कारण पीढ़ी दर पीढ़ी भूमि का आकार कम होता जा रहा है। अब देखो है क्या, देखो जैसे कि मान लो मेरा एक बहुत बड़ा लैंड है, 100 एकड़ की ज़मीन है मेरी, मेरे 4 बच्चे हैं, तो मैं क्या करूँगा, मेरे मरने के टाइम पे वो जो 100 एकड़ की ज़मीन है वो चारों में बराबर बराबर बांट दूंगा, 25 एकड़ 25 एकड़ 25 एकड़ 25 एकड़, और जब मेरे बच्चों के बच्चे होंगे तो वो भी फिर वो भी बांटेगा। तो ऐसे करके है ना, इसी की वजह से ये जो भू स्वामित्व जो विरासत है पीढ़ी दर पीढ़ी चलती आ रही है ना, उसकी वजह से पॉपुलेशन बढ़ रही है, और साथ में जो भूमि एक बंदे के पास खेती करने के लिए होती है वो भी कम होती जा रही है, ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि भू स्वामित्व में अधिकार के कारण पीढ़ी दर जो पीढ़ी भूमि का आकार कम हो रहा है, उससे सबसे ज़्यादा फर्क किस प्रकार की कृषि को पड़ता है, तो गहन जीविका कृषि को सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ता है इसका, ठीक है। वाणिज्यिक कृषि की बात करें, मैंने आपको बोल ही दिया है कि वाणिज्यिक कृषि क्या होती है, ज़्यादातर जो दूसरे प्रदेशों में या दूसरे देशों में भेजने के लिए की जाती है, ठीक है। उनका उत्पादन इसलिए होता है ताकि वो दूसरे देशों में भेजी जा सके, और वाणिज्यिक उद्देश्यों के लिए इसका यूज़ किया जाता है। इस प्रकार की कृषि मुख्यतः वाणिज्यिक उद्देश्यों के लिए की जाती है, यानी व्यापार के लिए की जाती है। वाणिज्यिक का मतलब सिंपल लैंग्वेज में व्यापार बोलूँ आपको। उच्च पैदावार प्राप्त करने के लिए बड़ी मशीनों, अधिक पैदावार वाले बीजों तथा रासायनिक उर्वरकों तथा कीटनाशकों का प्रयोग किया जाता है। मतलब ज़्यादा उत्पादन के लिए बड़ी बड़ी मशीनों का, ठीक है, बढ़िया बीजों का, रासायनिक उर्वरकों का, कीटनाशकों का प्रयोग किया जाता है। कृषि के वाणिज्यीकरण का स्तर विभिन्न प्रदेशों में अलग अलग होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन आप पढ़ना। उदाहरण, पंजाब और हरियाणा में चावल वाणिज्य फसल है, परंतु उड़ीसा में एक जीविका फसल है। इसका मतलब क्या है, किसी किसी क्षेत्र में एक प्रकार की कृषि जो होती है वो वाणिज्य फसल होती है, परंतु दूसरे क्षेत्र में वो जीविका फसल होती है। इसका एग्जांपल है जैसे कि पंजाब और हरियाणा में जो चावल उगाया जाता है ना, वो बेचने के लिए उगाया जाता है, ठीक है, वो एक वाणिज्यिक फसल है, पंजाब और हरियाणा में चावल है। परंतु उड़ीसा की बात करें तो उड़ीसा के अंदर वो एक जीविका फसल है, यानी उड़ीसा में जो उत्पादन होता है चावल का, वो अपने ही राज्य में पूर्ति के लिए किया जाता है, ठीक है। अब वाणिज्यिक कृषि का ये एक प्रकार है रोपण कृषि। रोपण कृषि क्या होता है, रोपण कृषि एक प्रकार की वाणिज्यिक कृषि या वाणिज्यिक खेती है, ये मैं आपको बता ही चुका हूँ। इस प्रकार की खेती में लंबे चौड़े क्षेत्र में एक फसल बोई जाती है, बहुत बड़े एरिया में एक ही प्रकार की फसल बोई जाती है। जैसे कि आपने चाय के बागान देखे होंगे, वो इसका एक एग्जाम्पल है। इससे प्राप्त सारा उत्पादन कच्चे माल के रूप में किया जाता है, ठीक है। आपको पता ही है, चाय पत्ती वो पहले फैक्ट्री में बेची जाती है, फिर उसको पैक वक किया जाता है ना। चूँकि रोपण कृषि में उत्पादन बिक्री के लिए होता है, इसलिए इसके विकास में परिवहन और संचार से संबंधित उद्योग और बाजार महत्वपूर्ण योगदान निभाते हैं। आपको पता ही है कि जो हमारी चाय पत्ती है या जो गन्ना है वो एक्सपोर्ट करने के लिए भी किया जाता है। बहुत बड़े लेवल पे जो चाय पत्ती है वो एक्सपोर्ट करने के लिए उसका उत्पादन होता है। असम में जितने भी बहुत बड़े बड़े बागान है ना, उसमें जो भी उत्पादन होता है वो एक्सपोर्ट करने के लिए यानी निर्यात करने के लिए किया जाता है। तो यानी इसी वजह से जो परिवहन है, संचार है, वो भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं इनके विकास में, ठीक है। अब नेक्स्ट और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा कि शस्य प्रारूप यानी शस्य ऋतु यानी फसल के सीज़न कौन कौन से होते हैं, ठीक है। फसल की ऋतुएं कौन कौन सी होती है, तो ये देखो, रबी फसल होती है, खरीफ फसलें होती है और जायद फसल होती है। 2 के बारे में तो आपने सुना होगा, 3rd के बारे में भी शायद आपने सुना ही होगा, ठीक है। अब देखो रबी फसल क्या होती है, ये सिंपल मैं आपको बताता हूँ।
इसी पॉइंट 3 पॉइंट को आप अच्छे से एक्सप्लेन कर दोगे एग्जाम में। अगर मान लो क्वेश्चन आ जाता है कि शस्य प्रारूप या शस्य ऋतुओं के बारे में बताओ, तो ये पूरा लिख के आ जाओगे, तब भी आपको 5 नंबर मिलेंगे। एक चीज़ है जो मैं आपको बताना चाहूँगा, बहुत सारे बच्चों को वहम है कि हम एसएसटी के एग्जाम में जितना बड़ा लिख कर आएंगे ना, हमें उतने ही मार्क्स मिलेंगे। बच्चे ऐसा कुछ नहीं है। आप है ना, मैं कुछ टाइम बाद आपको टॉपर की मार्कशीट भी दिखाऊंगा, जो शीट है वो भी दिखाऊंगा। आप देखोगे ना, उन्होंने कोई भी पॉइंट को अननेसेसरी बड़ा करने की कोशिश नहीं करी है। जितना वैलिड पॉइंट है उतना ही लिखा है, तो जितना इंपॉर्टेंट है उतना ही लिखो। आप कोई भी, ये बात तो मैं आपको गारंटी बता सकता हूँ, कोई भी टॉपर की मार्कशीट उठा लो, ऐसा कभी नहीं मिलेगा कि उन्होंने एक्स्ट्रा शीट ली हो। समझ रहे हो? तो उतना ही लिखो जितना ज़रूरत है। इससे आपका टाइम भी बचेगा और टीचर पे भी अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा कि इसने अननेसेसरी आंसर को बढ़ाने की कोशिश नहीं करी। क्योंकि हम कभी कभी क्या करते हैं, आंसर को ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ा देते हैं, जिसकी वजह से बहुत सारी चीज़ें हम आंसर में ऐसी लिख देते हैं जो ज़रूरत नहीं है, और कभी कभार वो गलत हो जाती है, तो टीचर पे गलत इंप्रेशन पड़ता है और वो काट देती है। तो इससे दिक्कत होती है। समझ गए? तो रबी फसल की बात करते हैं। अच्छा, एक और बात यार, अगर आप मेरे को सपोर्ट करना चाहते हो तो मेरे पेटीएम का नंबर आपको दिख रहा होगा और साथ में डिस्क्रिप्शन में भी। अगर आप मेरे को सपोर्ट कर सकते हो तो ज़रूर करना, क्योंकि यार मेरे लिए मैनेज करना थोड़ा दिक्कत हो रहा है। शायद, वैसे तो मैं थैंक यू कहना चाहूँगा 10,000 सब्सक्राइबर के लिए। ठीक है, मेरा क्राइटेरिया 3 गुना 4 गुना कंप्लीट हो चुका है, यानी जितने सब्सक्राइबर चाहिए होते हैं मैं उसके 10 गुना से ज़्यादा सब्सक्राइबर, और जो मेरा वॉच टाइम है वो भी बहुत ज़्यादा हो चुका है। ठीक है, बट मेरे अभी तक चैनल मोनेटाइज नहीं है। ठीक है, और अभी तक मैं उसको सॉल्व नहीं कर पा रहा। मैंने कुछ यूट्यूबर से बात भी करी है। ठीक है, और ये प्रॉब्लम कुछ टाइम तक और रहने वाली है, उन्होंने मेरे को बताया है। तो अगर आप मेरे को सपोर्ट करना चाहते हो तो बिल्कुल पेटीएम पे करना, क्योंकि यार मेरे लिए मैनेज करना दिक्कत हो रहा है, और शायद ही जो वीडियो आपको दिख रही है बाद में ना दिखे। ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है और आपको स्क्रीन पे भी नंबर दिख रहा होगा। ठीक है, तो रबी फसल की बात करते हैं। रबी फसलें क्या होती है? अक्टूबर से दिसंबर के मध्य में ये बोई जाती है, यानी ठंड के सीज़न में ये बोई जाती है। ग्रीष्म ऋतु में अप्रैल से जून के मध्य में काट ली जाती है, यानी गर्मियों के टाइम में काट ली जाती है। गेहूँ, चना, मटर, ठीक है, और ये सरसों आदि इसका एग्जाम्पल है। गेहूँ को ज़रूर याद रखना, ठीक है, क्योंकि बार बार आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि गेहूँ किस प्रकार की फसल है, तो वो रबी फसल है। खारिफ की बात करते हैं। ठीक है, ये मानसून के आगमन के साथ जून जुलाई में बोई जाती है। यानी मैं आपको बता दूं, खारिफ फसल वो फसलें होती है जिनको उगाने के लिए बहुत ज़्यादा पानी चाहिए होता है, इसलिए मानसून में यानी बारिश के समय में उगाई जाती है, और सितंबर से अक्टूबर के समय में काट ली जाती है। चावल, मक्का, ज्वार, बाजरा, अरहर, कपास, ठीक है, ये इसका एग्जाम्पल है। बात करते हैं जायद फसल की। ठीक है, ये कब उगाई जाती है? रबी और खरीफ फसल के जो बीच में समय आता है ग्रीष्म ऋतु का, उसमें बोई जाती है और उसी में ही काट ली जाती है। जैसे कि आपने देखा होगा तरबूज आपको गर्मियों में मिलते हैं, तो ये गर्मियों के सीज़न में ही बोए जाते हैं और उसी में ही काट ली जाती है इसकी फसल। ठीक है, खरबूजे हो गए, खीरे आदि हो गए। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करो, बाकी तक भी पहुँचाओ। ठीक है, बेल आइकन दबाना मत भूलना। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि सर मेरे को नोटिफिकेशन नहीं आता। वो इसलिए नहीं आता बच्चे क्योंकि आपने बेल आइकन नहीं दबाया। ठीक है, एंड मेरे इंस्टाग्राम और फेसबुक को फॉलो करना मत भूलना। साथ ही मेरे न्यू चैनल का लिंक दे रखा है, उसको भी सब्सक्राइब करो। जितनी जल्दी हो सके मैं उस पर भी वीडियो डालूंगा। ठीक है, उस चैनल से शायद मेरा मोनेटाइजेशन स्टार्ट हो जाए और मेरे को हेल्प मिल जाए। ओके, एंड नेक्स्ट वीडियो के लिए स्टे ट्यून, नेक्स्ट चैप्टर के लिए स्टे ट्यून। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।